कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो जिनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अगर उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा ना किया जाए, बास कॉन्ट्रैक्ट जैसे होते हैं जिनकी कुछ क्या होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अगर उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा ना किया जाए तो वो अनएनफोर्सेबल हो जाते हैं, वो एनफोर्सेबल नहीं रहते। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे कोई मुआहदा के क्या होना चाहिए, रिटन फॉर्म में होना चाहिए। कोई मुआहदा किस में होना चाहिए, रिटन, WRITTN, लेकिन रिटन फॉर्म में नहीं है, आपने ज़बानी कर लिया, जबकि कानून क्या बोलता है कि वो क्या होना चाहिए, रिटन फॉर्म में। तो जब ऐसा मुआहदा अनएनफोर्सेबल हो जाए, कानून बोलता है किस में होना चाहिए, रिटन फॉर्म में, से फॉर एग्ज़ाम्पल रिटन फॉर्म में होना चाहिए, आपने उसको ज़बानी कर दिया, एम्प्लॉयड कर दिया, एम्प्लॉयड वे में कर दिया, तो वो अनएनफोर्सेबल हो जाएगा, वो नाफिज नहीं होगा। एक मिसाल तो ये हो गई। दूसरी मिसाल देखिए, लिखा हुआ है वेयर द रेमेडी हैज़ बीन बार्ड बाय लैप्स ऑफ टाइम। वेयर रेमेडी, पहली को अंडरलाइन कीजिए, एब्सेंस ऑफ राइटिंग। एक तो ये हो गया एब्सेंस ऑफ राइटिंग, मिल गया आपको एब्सेंस ऑफ राइटिंग। राइटिंग में नहीं किया आपने, दैट इज़ यू डिडंट डू इट राइट इन राइटिंग, तो ये अनएनफोर्सेबल हो गया। दूसरी है व्हेन वेयर द रेमेडी हैज़ बीन बार्ड बाय लैप्स ऑफ टाइम, मुद्दत गुज़र जाने वाले कर्ज से मुतालिक मुआहदा, इसको उर्दू में कहते हैं मुद्दत गुज़र जाने वाले कर्ज से मुतालिक मुआहदा, मुद्दत गुज़र जाने वाले कर्ज से मुतालिक मुआहदा। देखिए मैं इसको समझा दूँ आपको, ये कैसे ख़त्म होते हैं। ठीक है, ये कब एनफोर्सेबल नहीं होते। ए ने कर्ज़ा लिया 20 से, कितना, 50,000। ए ने कितना कर्ज़ा लिया, 20 से 50,000 रुपया, वो 20 सितंबर को अदा कर देगा। ठीक है, वो 20 सितंबर को अदा नहीं करता, आप फौरी तौर पर अदालत में जाइए, आप फौरी तौर पर क्या कीजिए, अदालत में जाइए, लेकिन वो आपसे टालम टोल करता है। ठीक है, कहता है मैं कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, तरसों दे दूंगा। ठीक है, 3 साल गुजार देता और आप भी खामोश। ठीक है, और आप भी क्या हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। कितने बरस गुजर गए, कितने बरस गुजर गए, 3 years हैव गॉन। 3 साल जो है वो क्या हो गए, गुजर गए। अब अगर आप 3 साल बाद अदालत में जाएंगे तो अदालत कहेगी ये अनएनफोर्सेबल है, ये क्या हो गया है, इसकी मुद्दत, इस कर्ज की मुद्दत क्या हो चुकी है, गुजर चुकी है, अब ये नाफिज नहीं हो सकता, आपके पैसे गए, आपके पैसे गए, अब ये काबिल निफाज नहीं है। दिस इज़ व्हाट, नॉट एनफोर्सेबल, दिस इज़ अनएनफोर्सेबल। अंडरस्टैंड। इसलिए पहली फुर्सत में जब वो इनकार करता है तो आप अदालत में जाइए और अदालत से कहिए कि इसने कहा था, ठीक है, कि मुझे पैसा देगा, ये नहीं दे रहा है, इनकार कर रहा है, लिहाजा मुझे पैसा दिलवाया जाए। अगर आपने, उसकी मुद्दत है 3 बरस, ऐसे कर्ज की मुद्दत मायात कितनी है, 3 बरस है, और अगर 3 बरस गुजर गए और आप अदालत में नहीं गए, ठीक है, तो उस सूरत में आपका मुकदमा क्या हो जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा, अनएनफोर्सेबल हो जाएगा, अब वो काबिल निफाज नहीं रहेगा। तो 2 चीज़ें, 2 एग्जाम्पल दीजिएगा। देखिए पढ़ता हूँ मैं। एन अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट इज़ वन विच कैन नॉट बी एनफोर्स इन कोर्ट ऑफ लॉ बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट्स। इसमें क्या होते हैं, कुछ टेक्निकल डिफेक्ट, जैसे एब्सेंस ऑफ राइटिंग,
मिसाल दीजिएगा एब्सेंस ऑफ राइटिंग, और या वेयर द रेमेडी हैज़ बीन बार्ड बाय लैप्स ऑफ टाइम, जहाँ आपकी जो रेमेडी है, आपको जो इजाला मिला है, वो टाइम गुजर जाने से वो इजाला क्या हो गया, ख़त्म हो गया। वो इजाला जो आपको मिला था 3 बरस का, वो इजाला क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब आपका वो कॉन्ट्रैक्ट जो है एनफोर्स नहीं हो सकता। इसे बोलते हैं अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। 2 मिसालें दीजिएगा। ये कब होता है, जब कोई टेक्निकल डिफेक्ट हो जाए, जब, ठीक है ना, जब कोई, हर चीज़ है, ऑफ़र भी है, एक्सेप्टेंस भी है, एवरीथिंग इज़ देयर, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन क्या है, टेक्निकल डिफेक्ट है, एब्सेंस ऑफ राइटिंग है, और नंबर 2 जो है वो है मुद्दत गुजर गई, ठीक है, और आप अदालत में नहीं गए। लैप्स ऑफ टाइम का मतलब है मुद्दत गुजर जाना। लैप्स ऑफ टाइम का मतलब है मुद्दत गुजर जाना। जब मुद्दत क्या हो गई, गुजर गई, और आप अपने हक़ के लिए नहीं गए, तो कानून कहेगा जब तुम्हें अपने हक़ का खुद ख्याल नहीं है तो वाई शुड वी, हमें क्यों होना चाहिए। आप 3 बरस साल गुजार के आ गए, अब आप कहते हैं कि हमें कर्ज चाहिए, तो अदालत आपका मुकदमा जो है वो खारिज कर देगा, अनएनफोर्सेबल हो जाएगा। ये आपका ख़त्म हो गया वैलिडिटी के बुनियाद पर। अब आइए किस पर, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये देखिए, ये पहला है एक्सप्रेस, पहला क्या है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। देखिए एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो लफ्ज़ों में हो। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो किस में हो, वर्ड्स में हो, और वर्ड्स रिटन भी हो सकते हैं और ओरल भी हो सकते हैं, ज़बानी भी हो सकते हैं और तहरीरी भी हो सकते हैं, वर्ड्स में होना चाहिए। देखिए लिखा हुआ है, if the terms of contract are expressly agreed, if the terms of the contract are expressly agreed upon, whether by words spoken or written, चाहे वर्ड्स क्या हो, स्पोकन हो, रिटन हो, ये लिखना पड़ेगा। अल्फाज वही देंगे, समझाने में बात फैलती है, जब लिखते हैं तो वो मुख्तसर कर देते हैं आप उसको, ठीक है। वर्ड्स क्या हैं, या तो स्पोकन है या फिर क्या है, रिटन है। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब मुआहिदा बन रहा है तो अल्फाज हैं, अल्फाज या तो क्या हैं, या तो क्या हैं, ज़बानी हैं या तहरीरी हैं, मगर अल्फाज हैं। अल्फाज का होना उसको क्या बनाता है, एक्सप्रेस बनाता है। आगे चलते हैं, ठीक है, पेज नंबर 8 पे चलते हैं। हाँ, वेयर द ऑफ़र और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज़ मेड इन वर्ड्स, जहाँ ऑफ़र और एक्सेप्टेंस जो है वो वर्ड्स में हो, वर्ड्स में अदा की जाए, तो ऐसी कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या बोलते हैं, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है ये, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। अब देखिए एक एग्जाम्पल लिखिए, मां नीचे एक एग्जाम्पल लिखिए, वहाँ जहाँ लिखा हुआ है एन एक्सप्रेस प्रॉमिस इज़ रिजल्ट इन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस प्रॉमिस जो है वो किस में रिज़ल्ट आएंगे, राइट, किसका रिज़ल्ट होगा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का होगा। एक्सप्रेस मीन्स इन वर्ड्स, इन वर्ड्स, बस ये कही, एंड वर्ड्स में आइदर भी स्पोकन और रिटन, ये बात ये ध्यान में रखिए आप, ठीक है। अब यहाँ एक एग्जाम्पल लिखिए, आसान एग्जाम्पल है, लिखिए ए टेल्स ऑन टेलीफोन, ए टेल्स ऑन टेलीफोन, कहाँ लिखेंगे, जहाँ ये लिखा हुआ है रिजल्ट्स इन एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ए टेल्स ऑन टेलीफोन टू बी, ए टेल्स ऑन टेलीफोन टू बी that he wants to sell his car, that he wants to sell his car, that he wants A, and B informs A. A tells on telephone, ये लिखा आपने भाई, टेलीफोन पे क्या कैसे बात होती है, हाँ, वर्ड्स से होती है ना, तो वर्ड्स क्लियर हो गए कि वर्ड्स अदा होंगे, वर्ड्स अदा होंगे। तो ए टेल्स ऑन टेलीफोन टू बी, ये लिखा आपने टू बी, दैट ही वॉन्ट्स टू सेल, दैट ही वॉन्ट्स टू सेल हिज कार,
and B informs और B क्या करता है, इन्फॉर्म करता है, that informs A that informs A। देखिए, A tells on telephone to B। A ने टेलीफोन पर किसको बताया, B को बताया, that he wants to sell his car, कि वो अपनी कार क्या करना चाहता है, फरोख्त करना चाहता है। and B informs A that he agrees to buy it। and A लिखा आपने, and B informs A that he agrees to buy the car। What type of contract is this? It is an express contract। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। ये मिसाल देकर आप आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। तो क्या मैंने बताया, फिर सुनिए। A tells on telephone to B, A टेलीफोन पर B से कहता है कि वो उसकी कार जो है वो B को बेचना चाहता है। B इन्फॉर्म्स A, B किसको इन्फॉर्म करता है, A को, दैट ही एग्रीज टू बाय, कि वो तैयार है क्या करने के लिए, ख़रीदने के लिए। इट इज़ एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें क्या इस्तेमाल हुए हैं, अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। आगे बात समझ में। अब आइए इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में अल्फाज बल्कि क्या इस्तेमाल होता है, कंडक्ट, तर्ज अमल। इम्प्लाइड में क्या इस्तेमाल होता है, तर्ज अमल, कंडक्ट। इम्प्लाइड में तर्ज अमल इस्तेमाल होता है, ठीक है। देखिए मिसालें मैंने वहाँ दे रखी हैं, 4 एग्जाम्पल्स दे रखी हैं। बस चल रही है 7C की, वो ऑफ़र दे रही है आपको। कौन सी ऑफ़र दे रही है, इम्प्लाइड ऑफ़र। जब आप उसमें सवार होंगे तो कुछ नहीं कहेंगे, आपका सवार होना उसकी ऑफ़र को क्या है, एक्सेप्ट करना है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया जिसमें कोई अल्फाज नहीं है, देयर आर नो वर्ड्स इन इट। ये क्या कहलाएगा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या कहलाएगा, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। इसी तरह से एक और है, राइट, टेक्स अ कप ऑफ टी, ठीक है। आप एक कप ऑफ टी रेस्टोरेंट में लेते हैं, वो फ्री में आपको कप नहीं पिलाएगा, ठीक है, वो आपसे पैसे लेगा, ठीक है। तो उसका मुआहदा किसके साथ है, आपने जो चाय पी है 50 रुपये की, वो 50 रुपये आपको क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। इसमें वो आपके सामने चाय ला के रख देता है, आप पी लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। आप जो है उसको 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ये नहीं कहते शुक्रिया बहुत बहुत मैं जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कहेंगे, आपको 50 रुपये उसको देने पड़ेंगे, ठीक है। और तीसरा है, राइट, ऑब्टेन अ टिकट फ्रॉम एन ऑटोमेटिक वेइंग मशीन। वेइंग मशीन है, उसमें मैंने आपसे कहा था, आपने 5 रुपये का सिक्का डाल दिया। वेइंग मशीन में आपने क्या किया, 5 रुपये का सिक्का डाल दिया। कुछ कहा आपने, कुछ नहीं कहा, 5 रुपये का सिक्का निकाला और या एक राइट या 10 रुपये का सिक्का निकाला और उसमें डाल दिया। वो आपको क्या है, वेट दे देगा आपका। तो ये भी क्या है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। ये 3 मिसालें दे दीजिएगा, चौथी छोड़ दें, चौथी की ज़रूरत नहीं है, उसको निकाल दीजिए, ठीक है। तो कितनी मिसालें दे देंगे आप, 3। गेट्स इनटू अ पब्लिक बस, लेकिन पहली लाइन लिखिएगा, देयर इज़ एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ए गेट्स इनटू अ पब्लिक बस, टेक्स अ कप ऑफ टी इन अ रेस्टोरेंट, और सी ऑब्टेन्स अ टिकट फ्रॉम एन ऑटोमेटिक वेइंग मशीन। ये 3 एग्जाम्पल आप दे दीजिए, चौथी को छोड़ दीजिए। अब आइए क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट, क्या आ जाएगा, क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट। इसको पढ़ेंगे क्वाज़ाई,
कॉसी नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्या पढ़ेंगे, कॉजाई। देखिए कॉन्ट्रैक्ट हम सोच समझते हुए करते हैं, तमाम होश हवास और अकल के साथ करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैंने अपनी चीज़ें मिस्टर बी के घर रखवा दी, मैंने अपनी चीज़ें मिस्टर बी के घर, मिस्टर बी ने अपना माल समझते हुए उसको इस्तेमाल कर लिया। अब आपने देखा यार, आपने उठाई चीज़ें लेके चलते बने, क्या करूं यार, मजबूरी। आपको मालूम है ये कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि उसने जो आपकी चीज़ें बग़ैर मर्ज़ी के इस्तेमाल की हैं, वो पाबंद है कि जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं उसका आपको जो है वो मुआवजा अदा करे। ऐसा मुआहदा क्या कहलाता है, कॉज़ाई कॉन्ट्रैक्ट। ये इसमें ना ऑफ़र है ना एक्सेप्टेंस है, इसमें एक ख़ास किस्म की नौइयत है कि आपने अपनी चीज़ें कहाँ रखवा दी, एक शख्स के घर पे गलती से, उसने उसको अपनी चीज़ें समझ कर क्या किया, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं उसको या तो आप यूँ ही ले आइए, इस्तेमाल कर ली उसने, या फिर आप उसे मुआवजा तलब कीजिए कि ये मुआवजा तुमने जो इस्तेमाल किया है उसका मुआवजा जो है मुझे ज़रूरत है, मुझे देना पड़ेगा तुम्हें, कानूनन तुम पर ये जो है ड्यूटी आयद होती है। ऐसे मुआहदे को क्या बोलते हैं, कॉज़ाई। एक चीज़ तो ये हो गई। या फिर दूसरी, आप ए जो है सप्लाई करते हैं ए की वाइफ को, ठीक है, और उसके चिल्ड्रन को, ठीक है। ए कौन है, माइनर है, ए कौन है, माइनर है। उसके वाइफ को और चिल्ड्रन को आप क्या करते हैं, नेसेसरीज़ ऑफ लाइफ क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी ये चीज़ भी वो आप उससे वापस तलब कर सकते हैं अगर उसके पास प्रॉपर्टी है, अगर उसके पास देने के लिए है। अगर कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसा मुआहदा क्या कहलाता है, कॉज़ाई। तो ए जो है उसने सप्लाई किया है, ठीक है, माइनर के बीवी को और बच्चों को नेसेसरीज़ ऑफ लाइफ। मैंने आपसे कहा था ना, एक होता है नेसेसरीज़ और एक होता है लग्जरीज़। आपने क्या सप्लाई किया, नेसेसरीज़, तो आप उसे नेसेसरीज़ जो है वो तलब कर सकते हैं। किस मुआहदे के तहत, ये कौन सा मुआहदा है, कॉज़ाई है, आपने उसकी ज़रूरियात पर ख़र्च किया। तो ये मिसाल आपको इस तरीके से देनी है। नीचे देखिए लिखा हुआ है, अ ट्रेड्समैन लीव्स गुड एट सीज हाउस, बी बाय मिस्टेक सी ट्रीट्स द गुड एट हिज ओन। उसने उसे अपना माल समझ लिया, ठीक है ना, आसान ज़बान है, उसने अपना माल समझ लिया। सी इज़ बाउंड टू पे फॉर द गुड्स। सी क्या है, बाउंड है पे करने का, क्या चीज़, वो गुड्स का जो नुकसान हुआ है उसको पे करने का क्या है, वो बाउंड है। अच्छा, ये हो गया। अब उसके बाद ई कॉमर्स वाला छोड़ दीजिए आप। अब आइए क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस नज़र आ रहा है आपको, क्लासिफिकेशन। अब वैलिडिटी हो गया, ठीक है, उसके बाद हाँ, अब आइए राइट परफॉर्मेंस, फॉर्मेशन भी हो गया। अब आइए परफॉर्मेंस। अच्छा, एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपसे वो पूछता है कि परफॉर्मेंस के एतबार से कॉन्ट्रैक्ट को क्या करो, क्लासीफाई करो। राइट, परफॉर्मेंस के एतबार से कॉन्ट्रैक्ट को क्या करो, क्लासीफाई करो। तो आपने सबसे पहले क्या लिखना है, एक्सिक्यूटेड। यानी अब देखिए एग्जाम्पल से मैं समझाऊँ। एग्जाम्पल आपको थोड़ी सी लिखनी है, बाकी आप उसको डिलीट कर देंगे, निकाल देंगे। देखिए पहली एग्जाम्पल है, ए एग्रीज टू पेंट अ पिक्चर। ए एग्रीज टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी फॉर रुपीज़ हाउ मेनी, for rupees 100. When A paints the picture and B pays the price. A पिक्चर के प्राइस पे कर देता है और वो पेंट कर देता है। ये क्या हो गया, एक्सिक्यूटेड हो गया। एक्सिक्यूटेड का मतलब है तामील हो गई, ख़त्म। आपने उसको पैसे दिए, ठीक है, उसने आपकी पिक्चर क्या कर दी, पेंट कर दी। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सिक्यूटेड हो गया। एक्सिक्यूटेड का मतलब है तामील हो गई। कमरा है, ये रंग करना है,
आपने रंग वाले को बुलाया, उसने कहा कि इस 25,000 रुपये लूँगा, उसने रंग किया, आपने 25,000 दे दिए, खुदा हाफिज़, एक्सिक्यूटेड। ठीक है, लेकिन ये मुआहदा बना, ये मुआहदा बना है, एक्सिक्यूटेड है। ठीक है, अब उसके बाद आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैन यहाँ तक आप लिखेंगे इज सेड टू बी एक्सिक्यूटेड, आप लिखेंगे सेड टू बी एक्सिक्यूटेड, बाकी 2 लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको डिलीट कर दीजिए, बाकी 2 लाइन को डिलीट कर दीजिए। ठीक है, हाँ, आगे बात समझ में। तो जो आप लिखेंगे मैं पढ़ रहा हूँ, ए एग्रीज टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी फॉर रुपीज़ कितना 100, व्हेन ए पेंट द पिक्चर एंड बी पेज द प्राइस, दैट इज़ व्हेन बोथ द पार्टीज परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी एक्सिक्यूटेड। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, एक्सिक्यूट हो गया। उसके बाद जो 3 लाइन है उसको निकाल दीजिए, छोड़ दीजिए, उसकी ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टैंड? अब आगे चलिए। अच्छा, अब एक्सिक्यूटेड में क्या होता है, दोनों पार्टीज अपनी जिम्मेदारियां अदा कर देती। ए ने रंग कर दिया, आपने पैसे दे दिए, एक्सिक्यूटेड हो गया, अंजाम दे दिया। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है, इसका ऑपोजिट है एक्सिक्यूटरी। एक्सिक्यूटरी, अभी तामील दिया जाएगा, अभी तामील दिया जाएगा। ठीक है, पेज नंबर 9 पे देखिए। एक्सिक्यूटरी मीन्स दैट विच रिमेन्स टू बी कैरीड इन टू इफेक्ट, जो जिसकी अभी तामील होगी। एन एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इज़ वन इन विच बोथ हैव येट टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, दोनों को अभी अपनी ऑब्लिगेशन क्या करनी है, परफॉर्म करनी है। दस इन द अबव एग्जाम्पल the contract is executory if A has not painted the picture and B has not paid the price। अब B ने पेंट नहीं की पिक्चर और उसने प्राइस नहीं दिए, लेकिन मुआहदा क्या है, हो चुका है। ये मुआहदा क्या कहलाएगा, एक्सिक्यूटरी कहलाएगा। वो आपको पेंट करके देगा पिक्चर, आप उसको क्या देंगे, प्राइस देंगे। ये क्या कहलाएगा, पेंट कर दी पिक्चर, ठीक है, प्राइस दे दिए, क्या कहलाया, एक्सिक्यूटेड, तामील हो गई। अंडरस्टैंड? देखिए वहाँ लिखा हुआ है, इफ़ ए हैज़ नॉट येट पेड द पिक्चर एंड बी हैज़ नॉट पेड द प्राइस। सिमिलरली इफ़ ए एग्रीज टू इंगेज बी एज ए सर्वेंट, मैंने कहा मैं तुम्हें अगले महीने की 20 तारीख से क्या रखूँगा, मुलाजिम रखूँगा, तो आइंदा 20 तारीख से तुम्हें मुलाजिम रखूँगा और 20 तारीख से ही तुम्हारी क्या हो जाएगी, तनख्वाह शुरू हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगा, एक्सिक्यूटरी हो जाएगा। ये 2 एग्जाम्पल्स आपको देनी है, ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है, जो हो रहा है उसको टिक करते जाइए, जो हो रहा है उसको टिक करते जाइए, और कोई सवाल है तो फ़ौरन उसी वक्त पूछ लीजिए। A contract may sometime be partly executed and partly executed and partly not executed, partly executed and partly not executed। कुछ हिस्सा एक्सिक्यूटेड है और कुछ हिस्सा एक्सिक्यूटेड नहीं है। अब एग्जाम्पल देखिए, 10 इफ़ बी हैज़ पेड द प्राइस, बी ने क्या दे दिया, प्राइस पे कर दिया, टू ए एंड ए हैज़ नॉट येट पेंटेड द पिक्चर, तो एक हिस्सा अदा हो गया और एक हिस्सा अदा नहीं हुआ। ये कहलाता है पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली नॉट एक्सिक्यूटेड। ऐसे मुआहदे भी होते हैं, ठीक है। और ये मिसाल आपको लिखनी है, देखिए लिखा हुआ है, 10 इफ़ बी हैज़ पेड द प्राइस to A and A has not yet painted the picture, the contract is executed as to B and executory as to A, ठीक है। उसके बाद आइए unilateral, another classification of contract according to the performance is as follows। परफॉर्मेंस चल रहा है, यूनिलेटरल, यूनिलेटरल का मतलब है, यूनी का मतलब है वन, यूनिलेटरल मीन्स वन साइडेड, यूनिलेटरल का मतलब है वन साइडेड। यूनिलेटरल और वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट अंडरलाइन कीजिए, यूनिलेटरल
और वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए इसकी मिसाल दूं, मेरा ब्रीफ केस खो गया है, मेरा ब्रीफ केस खो गया है, मैंने अखबार में क्या दिया, इश्तिहार दिया कि मैं उस शख्स को 50,000 रुपये दूंगा, उसने मेरा ब्रीफ केस ढूंढ के ले आया, ठीक है, तो वो एक हिस्सा उसने क्या कर लिया, अब दूसरा हिस्सा मुझे अदा करना है, यानी मुझे उसको कितने देने हैं, 50,000 रुपये देने हैं, ठीक है। इसे कहते हैं यूनिलेटरल। एक पार्टी जो है वो अपना हिस्सा उसके जवाब में अदा कर देती है और दूसरी को क्या करना होता है, अदा करना होता है, उसे कहते हैं यूनिलेटरल, यक तरफ़ा, इसको उर्दू में बोलते हैं यक तरफ़ा मुआहदा। मैं पढ़ता हूँ, देखिए, यूनिलेटरल और वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, ये ज़रूर लिखिएगा, यूनिलेटरल वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट। A unilateral or one-sided contract is one in which only one party has to fulfill his obligation. एक पार्टी को अपनी ऑब्लिगेशन क्या करनी है, अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी है। वो बैग लाकर उसने आपको दे दिया, अब आपको अपनी ज़िम्मेदारी क्या करनी है, अदा करनी है। उसने अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर दी है, इसे बोलते हैं यूनिलेटरल। अंडरस्टैंड, ये बात समझ आई। अब आइए बाईलेटरल। अब नेक्स्ट आइए बाईलेटरल, ठीक है। ये एग्जाम्पल छोड़ दीजिएगा, कुली वाली एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, कुली वाली एग्जाम्पल निकाल लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, कुली वाली एग्जाम्पल लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप कहाँ तक लिखेंगे, ठीक है, कहाँ तक लिखेंगे, राइट, हाँ, यूनिलेटरल वाला लिखेंगे, एक्सिक्यूटेड कंसिडरेशन तक लिखेंगे। उसके बाद आप एग्जाम्पल जो है कुली वाली एग्जाम्पल छोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिखिए, देखिए लिखा हुआ है बाईलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बाईलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कौन बताएगा, बाईलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? हाँ, जिसमें दोनों फरीक़ैन अपनी ज़िम्मेदारी अभी अदा करेंगे, दोनों फरीक अपनी ज़िम्मेदारी अदा करेंगे, इसीलिए इसको एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है, दोनों फरीक अपनी ज़िम्मेदारी क्या करेंगे, अदा करेंगे, इसे कहते हैं बाई मीन्स टू। मैं इसको पढ़ता हूँ, देखिए, अ बाईलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इज़ वन इन विच द ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज़, ठीक है। हाँ, अब आप ज़रा ऐड कीजिए, इसमें एक लाइन ऐड कीजिए, बाईलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इज़ वन इन विच द ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज़ टू द कॉन्ट्रैक्ट, बोथ के बाद लिखिए द पार्टीज़ टू द कॉन्ट्रैक्ट are outstanding, both the parties to the contract are outstanding at the time of the formation of contract, at the time of the formation of the contract। फिर सुन लीजिए, अ बाईलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इज़ वन इन विच द ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज़ टू द कॉन्ट्रैक्ट आर आउटस्टैंडिंग। दोनों पार्टीज़ ने अभी तक अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं की, जब वो अदा कर देंगे तो फिर उसके बाद जाकर ये क्या हो जाएगा, राइट, एक्सिक्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको राइट एक्सिक्यूटरी कंसिडरेशन भी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट विथ एक्सिक्यूटरी कंसिडरेशन, क्योंकि दोनों ने अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं की है। अब कोई सवाल है इस सिलसिले में तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं नया सवाल शुरू करवा रहा हूँ। नया सवाल है आपका, नया पेज निकालिए, पेज नंबर 10 पर आप निकालिए। कोई जहन में प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, टाइम हो गया।
5 मिनट हैं और। अच्छा आप बताइए, बाईलेटरल कॉन्ट्रैक्ट को एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोलते हैं? हाँ, यानी दोनों ने अपने ज़िम्मे की जिम्मेदारियां जो हैं वो अभी अदा नहीं की हैं, वो अदा करना क्या है, बाकी हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे? बाईलेटरल कहेंगे। यूनिलेटरल की मिसाल दीजिए, यूनिलेटरल की मिसाल दीजिए। हाँ बोलो। मिसाल के तौर पे ए जो है उसने अपनी तरफ से, यानी उसको अगर काम दिया था कमरा पेंट करने का तो उसने वो कर लिया, लेकिन बी की तरफ से पेमेंट नहीं, क्योंकि वन साइडेड काम हो गया और दूसरी साइड से नहीं हुआ। वो अभी उसने पेंट नहीं किया, उसने अपनी जिम्मेदारी को क्या कर दिया? अदा कर दिया। ठीक है, तो ये एक्सिक्यूटेड, एक्सिक्यूटरी, यूनिलेटरल, बाईलेटरल, इसको इसी तरीके से आपने लिखना है जैसे कि मैंने आपको बयान किया। अब एक नया सवाल शुरू करता हूँ मैं। अब तक कितने क्वेश्चन हो गए हैं? पहला क्वेश्चन मैंने आपको जो काम करवाया था वो क्या था? राइट, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर इट्स इसेंशियल्स। ठीक है। दूसरा, डिफाइन ऑफर, व्हाट आर इट्स लीगल रूल्स। तीसरा, एक्सेप्टेंस। इनमें से एक ज़रूर सवाल आना है, एक्सेप्टेंस क्या होता है? एक्सेप्टेंस के लीगल रूल्स बयान कीजिए, एक्सेप्टेंस के लीगल रूल्स बयान कीजिए। चौथा कौन सा था? हाँ, वेरी गुड। कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? माइनर से मुताल्लिक मुआहदे के मुताल्लिक कवायद व ज़वाबित बयान कीजिए। ठीक है, ऐसा मुआहदा जिसमें माइनर होगा तो उसका क्या असर होगा, और फिर क्या बयान किया था? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अब जो सवाल मैं शुरू करवाने जा रहा हूँ, सिर्फ आप उसका हेडिंग लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद उसको मैं शुरू करवाऊँगा। सवाल है पेज नंबर 11 पर है, पेज नंबर 11 पर है। क्या है, पढ़िए। हाँ, यस, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मुआहदे कैसे ख़त्म होते हैं? मुआहदे कैसे ख़त्म हो जाते हैं? मुआहदे कैसे खारिज होते हैं? ठीक है, या वो कौन से तरीक़े हैं जिनसे मुआहदात क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, कोई एक तरीका बताइए कि मुआहदा ख़त्म हो जाए। परफॉर्मेंस से। वेरी गुड। आप अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी अदा कर दें, हम अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी अदा कर दें, तो बाय परफॉर्मेंस जो है वो क्या हो गया? मुआहदा क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया, ख़त्म हो गया। टाइम ड्यूरेशन वाली बात भी हो सकती है। ठीक है, तो बाय परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस का मतलब ये हुआ कि आपने अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी अंजाम दी, हमने अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी अंजाम दी। इसी को लेकर हम आइंदा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और आपको इसको ख़त्म करवाएंगे। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। राइट।